आज का जो टॉपिक है वो है द्रव्य विज्ञानी अध्याय। अभी तक हमने पदार्थ विज्ञान में 2 चैप्टर कवर किए हैं। फर्स्ट पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण और दूसरा दर्शन निरूपण। ठीक है, 2 चैप्टर कवर कर दिए, दर्शन निरूपण और पदार्थ का जो बेसिक परिचय है वो हमने कवर कर दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम जो द्रव्य विज्ञानी अध्याय है उसके बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी बड़ा भी, तो इसको हम 2 या 3 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आपको बस ध्यान से वीडियोस को देखना है और सुनना है, और आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो हमको इस द्रव्य विज्ञानी अध्याय में सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं, द्रव्य के परिचय से स्टार्ट करेंगे। द्रव्य का परिचय, द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति, द्रव्य के लक्षण, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य की संख्या, और फिर हम बात करेंगे पंच महाभूत। जो हमारे पंच महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उनकी अलग अलग न्याय के अनुसार, जो हमने दर्शन पढ़े हैं उनके अनुसार कैसे उत्पत्ति हुई है, कई सिद्धांत हैं उनके लिए, उनके लक्षण और गुण देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे काल की। काल में भी हम काल की व्युत्पत्ति देखेंगे, काल के लक्षण, भेद, आयुर्वेद में भेद, ऐसे ही हम दिशा के बारे में पढ़ेंगे, आत्मा के बारे में। ठीक है, और फिर बात करेंगे हम किसकी, पुरुष। आयुर्वेद में कई सारे पुरुषों का वर्णन करते हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ पे हैं, और सारे ही लगभग हो जाते हैं यहाँ पे कवर हमारे। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मन। मन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मन की उत्पत्ति देखेंगे, मन की निरुक्ति, मन के पर्याय, मन के स्थान, मन के लक्षण, मन के गुण, मन के विषय, मन के कार्य, मन का उभयात्मक, मतलब मन 2 तरीके से कार्य करता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिर मन का पंच महाभौतिक स्वरूप देखेंगे। ठीक है, ये हो जाता है मन के बारे में। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्रव्य के परिचय से कि द्रव्य का परिचय क्या है। देखो, 6 पदार्थ मानते हैं चरक संहिता में और वैशेषिक दर्शनों में। ठीक है, तो 6 पदार्थ क्या होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि ये हमारे 6 पदार्थ होते हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। इन 6 पदार्थों का वैशेषिक दर्शन और हमारे जो चरक संहिता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, कि सामान्य को पहले क्यों रखा गया है। आप जब चरक संहिता पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि सामान्य और विशेष का चिकित्सा में महत्व होने के कारण इसको पहला और दूसरा स्थान दिया गया है, जबकि जो हमारा वैशेषिक दर्शन है उसका कुछ अलग मतलब निकलता है। ठीक है, तो जब हम दर्शन निरूपण पढ़ते हैं तब जब पढ़ोगे तब समझ जाओगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम देखें तो अकॉर्डिंग टू चरक, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग सामान्य का पहला स्थान दिया जाता है, विशेष को दूसरा, गुण को तीसरा, द्रव्य को चौथा, कर्म को पांचवा और समवाय को छठा। ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जाएंगे। लेकिन अगर हम वैशेषिक दर्शन के हिसाब से बात करें तो द्रव्य को पहला स्थान दिया जाता है, फिर द्रव्य को पहला, ठीक है, गुण को दूसरा दे देंगे, कर्म को तीसरा, सामान्य को चौथा, विशेष को पांचवा, और जो समवाय है हमारा वो छठे स्थान पर ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे द्रव्य के परिचय में लिखा है कि जो वैशेषिक दर्शन है भाव पदार्थों में द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है, और गुण और कर्म दोनों ही द्रव्य में आश्रित रहते हैं। गुण और जो कर्म होते हैं, जो 6 पदार्थ में हम गुण और कर्म पढ़ते हैं, वो दोनों किसमें आश्रित रहते हैं, द्रव्य में ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, चरक संहिता में 6 पदार्थों में द्रव्य को चौथा स्थान दिया गया है, ये भी हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो द्रव्य शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वो कैसे होती है कि ध्रुव गतव धातु में यत प्रत्यय लगकर द्रव्य शब्द बना है। कौन सी धातु में, ध्रुव गतव धातु में, ध्रुव गतव धातु में यत प्रत्यय करने पर। ठीक है, इसका आप कोटेशन भी याद रख सकते हो कि द्रव्यति गच्छति परिणामिति द्रव्यम। ठीक है, ये वाला भी याद रह सकता है, जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये हो जाता है आपका द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति। अब द्रव्य के लक्षण के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता हम इसके लक्षण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके हिसाब से, चरक संहिता के हिसाब से हम इसके लक्षण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और याद भी करना है इसको, कोटेशन को, श्लोक को आपको अच्छे से याद करना है कि चरक संहिता के अनुसार इसके लक्षण क्या होते हैं। तो यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम संवायत तद्द्रव्यम। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, जो द्रव्य होता है, कर्म और जो गुण है वो दोनों ही समवाय संबंध से रहते हैं, और दोनों ही किसमें होते हैं, आश्रित, द्रव्य में आश्रित होते हैं। ठीक है, समवाय संबंध का मतलब आपको, जब हम समवाय जो 6 पदार्थ में पढ़ते हैं
उसको पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ऐसा मान के चलना, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, इसके लक्षण हो जाते हैं। यहाँ पे और भी अच्छे से बताया गया कि यत्र आश्रित कर्मगुण और कारणम संभयत का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो यत्र आश्रित कर्मगुणा, यत्र आश्रित कर्मगुणा से यहाँ पर तात्पर्य है कि जिसमें कर्म और गुण संबित हो, मतलब एक दूसरे से अलग ना हो। द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से आश्रित होते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। फिर कारणम संभयत, जो समवाय कारण हो, द्रव्य गुण और कर्म का समवाय कारण द्रव्य होता है। समवाय कारण के संयोग से कार्य उत्पन्न होता है। गुण और कर्म एक साथ कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अतः वे समवाय कारण नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, हमारे लक्षण हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं द्रव्य के वर्गीकरण की। तो द्रव्य के वर्गीकरण की अगर बात करें तो द्रव्य का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, तो इसमें दो प्रकार के हम द्रव्य पढ़ते हैं मेनली, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, ठीक है। इसके लिए कोटेशन भी हमारा ये वाला, खादिन्य आत्मा आत्मा मना कालो दिशिष्ट द्रव्य संग्रह सा इंद्रिय चेतनम द्रव्यम न इंद्रिय अचेतनम। मतलब ये चरक सूत्र स्थान, जब आप चरक संहिता का पहला अध्याय पढ़ोगे तब आपको मिलेगा ये कोटेशन। तो आपको कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य पढ़ने रहते हैं, ठीक है। ये कोटेशन अच्छे से याद करना इंपॉर्टेंट है। द्रव्य का वर्गीकरण भी पूछ सकते हैं आपसे। तो कारण द्रव्य क्या होते हैं हमारे, तो कारण द्रव्य क्या होते हैं हमारे, वे द्रव्य जिनसे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। मतलब कारण द्रव्य क्या होते हैं, कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करने वाले होते हैं। और कारण द्रव्य क्या होते हैं, नित्य होते हैं। और जो कारण द्रव्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 9। संख्या पूछ सकते हैं आपसे कि कारण द्रव्यों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है, ठीक है। और कारण द्रव्य किसको उत्पन्न करते हैं, तो वो किसको उत्पन्न करते हैं, हमारे कार्य द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं। और कारण द्रव्य क्या होती है, नियत होती है। ये अंतर भी करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और या ऐसे ही कि वर्गीकरण बताइए। और संख्या कितनी हो गई हमारी, 9। अब संख्या में 9 कौन कौन से हमारे, ये देखना है हमको। तो जो पंच महाभूत होते हैं आपके, पंच महाभूत में कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और आपके चार, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये हो गए आपके कारण द्रव्य 9, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि कार्य द्रव्य क्या होते हैं। तो कार्य द्रव्य क्या होते हैं, जो कारण द्रव्यों से उत्पन्न होते हैं और अनित्य होते हैं। उदाहरण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, महाभूत, घट, पट, ठीक है। ये होगा कार्य द्रव्य। अब इसी के बाद हम बात करेंगे चेतन और अचेतन द्रव्य क्या होते हैं। चेतन अचेतन भेद से द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चेतन द्रव्य क्या होते हैं हमारे, जिनमें क्या होती है, चेतना होती है इंद्रियों युक्त, या जिनमें चेतना होती है। और जो चेतना होती है वो आत्मा से आती है, ठीक है। और अचेतन क्या होते हैं, जिनमें चेतना नहीं होती, अचेतन होते हैं। और क्या होती है, इनमें आत्मा की अनुपस्थिति होती है, चेतना नष्ट होती है इनमें, ठीक है। अब जो अंतर चेतन और बहिष्चेतन की बात करें, जो चेतन द्रव्य होते हैं ना, हमको दो भागों में बांट देते हैं चेतन द्रव्य को। एक तो अंतः चेतन और एक होते हैं बाह्यचेतन, ठीक है। अब अंतः चेतन क्या होते हैं कि इन्हें ज्ञान का अनुभव भीतरी स्तर पर होता है, परंतु वे उन्हें व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। मतलब इनको अंतः चेतन को प्रमाण करने के लिए कुछ उदाहरण दिए, जैसे कि मेघ की गर्जन से लवली में फूल उत्पन्न होते हैं, जिससे उसकी श्रवण शक्ति का, अब जैसे मेघ की गर्जना होती है ना, तो लवली में फूल उत्पन्न हो जाते हैं। अब जैसे स्पर्श करने से लाजवंती सिकुड़ जाती है, उसकी स्पर्शन शक्ति का ज्ञान होता है। अब जैसे ही लाजवंती को आप स्पर्श करते हैं ना, वो सिकुड़ जाती है, तो मतलब उसमें स्पर्श का ज्ञान होता है, पर उसे व्यक्त करने में असमर्थ है वो। सूर्य की गति की दिशा में सूर्यमुखी घूमता है, जिसे उसकी दर्शन शक्ति का ज्ञान होता है। मतलब जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ा तो उसकी दर्शन शक्ति का ज्ञान हो गया। अब दूसरा एक एग्जाम्पल, तीसरा कि रजस्वला स्त्री बकुल वृक्ष पर पानी का कुल्ला करती है, तब उसमें फूल आती है, तो इससे रस इंद्रिय का ज्ञान होता है। जो आपकी पांचों इंद्रियां हैं ना, तो उनका पांचों का ज्ञान के लिए एग्जाम्पल दिया है इसमें अंतःचेतन में, ठीक है। और श्रृंगाल आदि की वसा को बिचौलियों नींबू के वृक्ष की जड़ में डालने से उसमें फल लगते हैं, इससे उसकी घ्राण इंद्रियों का ज्ञान होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये हो गए हमारे अंतःचेतन द्रव्य के कुछ एग्जाम्पल और उदाहरण। अब अंतःचेतन द्रव्य में ही कि चार भेद होते हैं अलग से, वनस्पति, वानस्पत्य, औसत और विरुद्ध। तो वनस्पति क्या होते हैं, जिसमें पुष्प अपनी कणिकाओं से ढक जाते हैं अथवा दिखाई नहीं देते हैं। फल, इसके एग्जाम्पल क्या हुआ है, बट और गूलर आदि। और पुष्प और फल दोनों दिखाई देते हैं, मतलब फल फूल दोनों लगते हैं, आम, अमरूद, मानस्पत्य। और जब आपका औसत क्या होती है कि जब आपका फल पक जाए और नष्ट होने पर जो औषधि बनती है, उसे ही कहते हैं औसत, जैसे गेहूं और जौ। विरुद्ध इनकी लता या गुल्म होती है, गुडूची। एग्जाम्पल भी याद रखने, इनके भेद याद रखने अच्छे से, ठीक है। ये हो जाता है आपका वनस्पति, वानस्पत, औसत और विरुद्ध, ठीक है।
वहाँ चेतन क्या होते हैं, वहाँ अंतर चेतन द्रव्य क्या होते हैं। इसमें चेतना वहाँ और अंतर दोनों रूप में पाई जाती है। क्या होती है कि इनमें चेतना क्या होती है, वहाँ और अभ्यंतर दोनों रूप में पाई जाती है। और कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। ये वाले कि जरायु जिन जन जो प्लेसेंटा से जन्म लेने वाले होते हैं, जैसे कि अपन खुद मनुष्य, अंडज जो अंडों से उत्पन्न होते हैं, सर्प पक्षी आदि, स्वेदज क्या होते हैं यानी कि जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, स्वेद से उत्पन्न होते हैं, कृमि कीट आदि, उद्भिजन भीतर पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होने वाले को कहते हैं, ये थे इंद्रगोप, ठीक है, हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारे आते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे खनिज और कृत्रिम क्या होते हैं। खनिज और कृत्रिम, खनिज कृत्रिम ऐसे ही पढ़ लेना आपकी, तो लोहा ताम्र और कृत्रिम की प्लास्टिक जो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। और धातु और अधातु, खनिज द्रव्य के दो भेद होते हैं, धातु और अधातु, ठीक है। अब इसके बाद जो अगर आपको सिंपल चार्ट बनाना है तो ऐसे चार्ट बना दोगे तो भी काम हो जाएगा आपका एग्जाम में। कि द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। जो कारण द्रव्य होते हैं वो नित्य होते हैं, कार्य द्रव्य होते हैं अनित्य होते हैं। कारण द्रव्य 9 होते हैं, 9 के नाम लिख देना आपको। फिर कार्य द्रव्य क्या होते हैं, चेतन और अचेतन होते हैं। चेतन द्रव्य जिनमें आत्मा की उपस्थिति होती है, अचेतन चेतना नष्ट हो जाती है। तो खनिज और कृत्रिम दो भेद होते हैं अचेतन के। खनिज के दो भेद होते हैं, धातु अधातु। फिर जो चेतन होता है उसके दो भेद होते हैं, अंतः चेतन व अव्यंतर चेतन द्रव्य। तो अंतर चेतन के वनस्पति, वानस्पत, औसत, विरुद्ध, चार भेद। और ऐसे ही महान चेतन के जराजु, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, ये चार भेद हो जाते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारा क्या, कारण कार्य द्रव्य का वर्गीकरण। इसके अलावा कुछ और भेद दिए हैं, जैसे कि योनि भेद से द्रव्य के प्रकार। तो योनि भेद से जांगम द्रव्य, औदभिद द्रव्य और भौम द्रव्य, ये 3 भेद होते हैं योनि भेद से। तो जो जांगम द्रव्य होते हैं वो जंगल प्राणियों से प्राप्त द्रव्यों को जांगम द्रव्य, और फिर जो पृथ्वी से बाहर निकलते हैं अर्थात वनस्पति द्रव्यों को अद्भिद द्रव्य कहते हैं। गेहूं और यब हो गए। भौम द्रव्य जो पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्यों को भौम द्रव्य, लोह पारद गंधक आदि होते हैं। अब प्रयोग भेद से अगर बात करें हम, तो 2 प्रकार के होते हैं, औसत और हार्ड द्रव्य। अब देखो औसत द्रव्य क्या होते हैं, इनका प्रयोग शरीर में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष आदि गुणों को उत्पन्न करता है। और हार्ड द्रव्य इनका प्रयोग शरीर धातुओं को पोषण करता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो दोष कर्मन की प्रभाव भेद से भी 3 प्रकार के होते हैं। इसको याद रख सकते हो आप। दोष प्रशमन मतलब दोषों को घटाने वाले, धातु प्रदूषक जो धातुओं को बढ़ाने और स्वस्थ को बनाए रखने वाले, ठीक है। और रस भेद से हमारे कितने भेद होते हैं, 6। जो 6 रस होते हैं हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, 6 रस भेद से होते हैं, ठीक है। और हार भेद से हमारे 18 होते हैं। हार भेद से हमारे 18 होते हैं, ये बस नाम याद रखना है। ये 18 प्रकार के होते हैं ओनली, ठीक है। अब द्रव्यों की संख्या की बात करें तो द्रव्यों की संख्या वैशेषिक दर्शन के अनुसार हमने 9 देख ली है ना। और अब बात करेंगे हम पंचभूत की। तो पंचभूत की बात करें हम, तो सबसे पहले हम इसकी व्युत्पत्ति को देखेंगे कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। फिर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो भूत शब्द भू धातु में कित प्रत्यय लगने से बना है। अच्छे से याद रखना है अपन को कि भूत शब्द क्या होता है, भू धातु में कित प्रत्यय लगने से बना होता है, ठीक है। अब इसकी हम परिभाषा देखें, किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम, परिभाषा मुक्तावली के अनुसार जाएंगे, ठीक है। तो मुक्तावली क्या बोलते हैं कि जो बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रह हो सकने वाले शब्द आदि, शब्द आदि से मतलब क्या कि शब्द स्पर्श रूप रस गुण, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जो विशेष गुण जिनमें होते हैं वो भूत होते हैं। कि जो ग्रह हो सके, कौन से विषय, शब्द आदि विषय, विशेष गुण, ठीक है। जैसे श्रोत इंद्रियों शब्द का, ठीक है, क्या कि श्रोत इंद्रियां शब्द का ग्रहण करती है, स्पर्श इंद्रियां स्पर्श का, चक्षु इंद्रिय रूप का, रस इंद्रिय रस का और घ्राण इंद्रिय गंध का ग्रहण करती है। ये क्या हो जाता है, आपकी परिभाषा हो जाती है कि बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्रह हो सकने वाले शब्द आदि विशेष गुण जिनमें हो वे भूत होते हैं। ये हो गया आपके। और भूत की संख्या की बात करें तो आपके 5 होती हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब भिन्न भिन्न आचार्यों ने सृष्टि उत्पत्ति के लिए क्रम बताए हैं। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार देखें तो ये पूरा क्रम आपको अच्छे से याद रखना है कि ब्रह्मा थे, फिर ब्रह्मा से आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधि, अन्न और पुरुष की उत्पत्ति हुई। ऐसी सृष्टि की उत्पत्ति हुई हमारी। कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरे आचार्य थे हमारे, उनने सांख्य दर्शन के हिसाब से अगर देखें हम,
सांख्य के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कुछ लाइनें हैं जो आपको देखनी है। अहंकार अभिमानात्मक 3 गुणों के मिलने से 3 रूप। विकृत अहंकार इसमें क्या होती है कि इसमें 11 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन की अभिव्यक्ति होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। भूतादि अहंकार इसमें 5 तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति होती है, और तेजस अहंकार जिसमें सत्व और तम गुण की। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है आपको देख लेना है। कि देखो, सबसे पहले जो सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि उत्पत्ति हुई, इसमें प्रकृति और पुरुष की बात करें तो प्रकृति और पुरुष रहे होंगे, जिससे महत की उत्पत्ति, और महत से अहंकार, अहंकार से फिर आता है इसमें के बीच में अव्यक्त आता था। ठीक है, फिर सात्विक अहंकार, राजसिक और तामसिक अहंकार आते थे। ठीक है, और फिर जो सात्विक आपका अहंकार है, सात्विक अहंकार और जो राजसिक अहंकार है, इनसे आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन की उत्पत्ति होती है। और जो राजसिक अहंकार है आपका और तामसिक अहंकार, इनसे आपके क्या होती है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जो तन्मात्राएं होती हैं, फिर इन तन्मात्राओं से ही आपके जो महाभूत होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि आकाश महाभूत शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होता है, वायु महाभूत स्पर्श तन्मात्रा से, अग्नि महाभूत रूप तन्मात्रा से, जल महाभूत रस तन्मात्रा से, पृथ्वी महाभूत गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम सारे एक एक महाभूत को लेके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो महाभूत आता है वो कौन सा है, हमारा आकाश महाभूत, जिसमें हम सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति पढ़ेंगे कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो इसकी व्युत्पत्ति कास्त्र दीप्त धातु से आकाश शब्द बना होता है। आकाश के पर्याय क्या होते हैं, वियद, व्योम, गगन, नभ आदि इसके पर्याय होते हैं। और इसकी उत्पत्ति विविध मतानुसार सिंपल है, आप एक याद कर लीजिए तो फिर उसके हिसाब से समझ के आप याद कर सकते हैं। जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद ने बोला है कि जो आकाश की उत्पत्ति होती है वो ब्रह्मा से मानी गई है। ठीक है, और न्याय और वैशेषिक दर्शन ने हमारे आकाश नित्य होने से इसकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। ठीक है, कोई पता ही नहीं है कि ये नित्य होता है वो। ठीक है, और सांख्य और योग दर्शन ने बोला है कि शब्द तन्मात्रा से होती है, और आयुर्वेद के अनुसार भी उसी की तन्मात्रा यानी कि शब्द तन्मात्रा से। आकाश की तन्मात्रा क्या होती है, शब्द। तो सांख्य और योग दर्शन ने शब्द तन्मात्रा, आयुर्वेद के अनुसार भी शब्द तन्मात्रा, लेकिन न्याय और वैशेषिक दर्शन ने आकाश को नित्य होने से इसकी उत्पत्ति नहीं मानी है, न्याय और वैशेषिक ने। और तैत्तिरीय उपनिषद ने ब्रह्मा से इसकी उत्पत्ति मानी है। किससे उत्पत्ति मानी है इसकी, ब्रह्मा से उत्पत्ति मानी है। अब आकाश के लक्षण भी पूछे जाते हैं कि आकाश के लक्षण क्या होते हैं। हमने उत्पत्ति देख ली, पर्याय देख ली, हमने उसकी उत्पत्ति देख ली, तो हमको इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं कि देखो, जैसे कि प्रस्ताद के अनुसार अगर बात करें हम, तो शब्दत्व जाति से जो समवाय संबंध से रहता है उसे आकाश कहते हैं। आकाश की तन्मात्रा क्या होती है, शब्द, और उसी से अगर वो शब्दत्व जाति जो उसकी शब्द जाति है, उसी से वो समवाय संबंध से रहता है, उसे आकाश कहते हैं। आकाश एक होता है। ठीक है, आकाश क्या है, एक ही होता है। आकाश में शब्द गुण रहता है, वह एक है, विभु है और नित्य है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा क्या, आकाश के लक्षण हमको इतने ही याद रखने हैं। अब एकत्व का मतलब क्या है हमारे यहाँ पे, कि आकाश एक है, आकाश के भेद नहीं होते। बांसुरी का आकाश, तबले का आकाश, ठीक है, और ये भेद पर्याय नहीं है। ठीक है, और विभुत्व क्या मतलब क्या हो गया कि आकाश सर्वव्यापक है, इसका अस्तित्व सर्वत्र रहता है। और नियत मतलब आकाश नित्य है, आकाश का स्वरूप नहीं है, अतः उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये क्या हो जाता है हमारा आकाश के लक्षण, जो एकत्व, विभुत्व, नियत है। तैत्तिरीय उपनिषद ने बोल दिया था कि परमात्मा से उत्पन्न माना जाता है इसको। और ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो आकाश के जो चरक संहिता के अनुसार अप्रतिघात आकाश का लक्षण होता है। ये ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, कि अप्रतिघात किसका लक्षण होता है, तो वो आकाश का लक्षण होता है। आकाश के कुछ गुण हैं, आकाश में 6 गुण पाए जाते हैं। आकाश में 6 गुण पाए जाते हैं, शब्द, परिमाण, संयोग, विभाग, पृथकत्व और संख्या। ठीक है, तो ये आपको रीड कर लेना है इनको एक बार। ठीक है, कि क्या मीनिंग होता है, नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा। जो आकाश होता है आपका, उसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, ये हो जाता है आपका आकाश के बारे में, उसके गुण क्या हो गए, उसके लक्षण क्या हो गए, उसकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और उसके पर्याय देख लीजिए। अब हम दूसरे महाभूत के बारे में देख। आकाश में क्या, प्रस्तुपाद के अनुसार आकाश में 6 गुण पाए जाते हैं, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग। इनकी मीनिंग आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
और इसके बाद हम देखते हैं आकाश की सुश्रुत संहिता के अनुसार आकाश में बताया कि इसमें सत्व गुण की प्रधानता होती है। कुछ इसके आपको चिकित्सीय महत्व भी पढ़ने को मिल जाएंगे, आपको इनको भी पढ़ लेना है कि आकाशत द्रव्यों को सेवन से शरीर में क्या होती है, मृदुता, सौशीर्यता और लघुता उत्पन्न होती है, और जो समृद्धियाँ होती हैं आकाश महाभूत प्रदान होती हैं। ठीक है, इस टाइप से आप इनको भी एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वायु महाभूत। तो वायु महाभूत के लिए हम सबसे पहले इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं कि वह गति गंधनियो रीति धातु, वह गति गंधनियो धातु से वायु शब्द बना है, जिसका अर्थ है गति करना या गमन करना। और जैसे बात दोष हमने पढ़ा था उसी टाइप से इसमें बात के पर्याय देख सकते हैं कि बात के पर्याय होते हैं बात, मारुत, अनल, पवन, समीर, प्रभंजन हो जाते हैं, और उत्पत्ति विभिन्न आचार्यों के अनुसार देख लेते हैं। ठीक है, तो तैत्तिरीय उपनिषद ने बोल दिया कि जो हमारा पहला महाभूत है आकाश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है बात की, और न्याय और वैशेषिक दर्शन ने जो वायु महाभूत पढ़ रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग बोल देंगे कि वायु परमाणु से, और सांख्य योग और आयुर्वेद के अनुसार तो हमने देखा है कि आकाश महाभूत में भी जो उसकी तन्मात्रा होती है उसी से उत्पत्ति मानी जाती है, जैसे सांख्य दर्शन पढ़ा हमने उसी के हिसाब से। ठीक है, तो सांख्य और योग आयुर्वेद के अनुसार इसमें स्पर्श तन्मात्रा वायु में, और न्याय और वैशेषिक दर्शन ने जो महाभूत है उसी से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो वायु परमाणु से मानी गई, किससे, वायु परमाणु से। और तैत्तिरीय उपनिषद ने बोल दिया कि आकाश से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। लक्षण क्या है इसके, तो बोलते हैं कि जो रूप रहित हो परंतु स्पर्शवान हो से वायु कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रूप नहीं होता परंतु स्पर्शवान होता है, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा क्या लक्षण हो सकता है, इसमें इम्पोर्टेंट जो है वायु को आकाशोत्पन्न माना जाता है। चरक संहिता ने बोला है कि जो चलत्व है, जैसे कि प्रतिघात किसका था, आकाश का था, ऐसे ही चलत्व है वो किसका होता है, वायु का लक्षण होता है। अब बात करें हम इसके वायु के गुण की, तो वायु में 9 गुण होते हैं, वायु में 9 गुण होते हैं, स्पर्श, संज्ञा, परिमाण, ठीक है, पृथकत्व, विभाग, अपरत, संयोग, परत्व और संस्कार कुछ ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सुश्रुत संहिता के अनुसार इसमें रज गुण की प्रधानता होती है, किस गुण की, रज गुण की प्रधानता, रज बाहुल्य वायु। ठीक है, और फिर इसकी हम पढ़ सकते हैं क्या, चिकित्सीय महत्व। चिकित्सीय महत्व की अगर हम बात करें तो चिकित्सीय महत्व में जो वायु है, इन वायात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में रुक्षता, ग्लानि, गतिशीलता, विशुद्धता और लघुता उत्पन्न होती है, और अधिकतम औसत सेवन काल का आधार क्या होती है, वायु ही होती है। ओके, ऐसे, और जैसे कि शरीरस्थ भाव पदार्थों में प्रेरणा, उत्साह और चलत्व उत्पन्न करने के लिए वायु ही कारण है। तिक्त रसात्मक द्रव्यों में वायु और आकाश की प्रधानता होती है। कटु रसात्मक द्रव्यों में वायु और अग्नि की प्रधानता। अब जब रसों का पंच महाभौतिक संगठन पढ़ोगे तब आपको ये सब याद करना ही रहेगा। कषाय रसात्मक द्रव्यों में वायु और पृथ्वी की प्रधानता होती है। पंच महाभौतिक संगठन रसों के अनुसार पढ़ लेना इसलिए। ठीक है, वायु के कुछ भेद भी होते हैं, एक बार आप देख लेना कि वायु के भेद क्या होते हैं, नित्य और अनित्य वायु होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अग्नि या तेज महाभूत की। तो तेजत्व जाति से समवाय संबंध से रहने वाले द्रव्य को तेज कहते हैं। तेजत अभिसंबंधात तेजा, प्रस्तुपाद भाष्य के अनुसार याद रखना है आपको। तेज पर्याय क्या होते हैं, अग्नि, अनल, वन्ही, औदर्य, ये सब इसके पर्याय हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम इसकी की उत्पत्ति विविध मतानुसार, तो तैत्तिरीय उपनिषद ने बोल दिया वायु से जो पिछले महाभूत होता है उससे उत्पत्ति मानी जाती है, और न्याय और वैशेषिक ने जो महाभूत पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार उसकी उत्पत्ति, जैसे कि तेज महाभूत से तेज परमाणु से उत्पत्ति होती है। सांख्य और योग ने उनकी, और आयुर्वेद ने उसकी तन्मात्रा से, जैसे तेज की तन्मात्रा क्या होती है, यानी अग्नि की तन्मात्रा रूप तन्मात्रा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब हम इसके लक्षण की बात करें, जैसे उष्णत्व, उष्णत्व अग्नि का लक्षण होता है, और जैसे तेज में रूप और स्पर्श दोनों होते हैं। तेज का रूप भाव स्वर शुक्ल और स्पर्श उष्ण होता है। ठीक है, याद रखना है, और ये उष्णत्व इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब तेज के गुण कितने होते हैं ये देखते हैं। तो तेज में हमने 11 गुण पढ़े, सबसे पहले आकाश में 6, फिर 9 हुए वायु में, अब तेज में 11 हो गए। कौन कौन से हैं, रूप, स्पर्श, संज्ञा, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परितत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार। आप एक एक दो दो ऐड होते जाते हैं, वो आप देखोगे ना एक बार लिख के तो समझ जाओगे। ठीक है,
11 गुण हो जाते हैं। तेज के दो भेद होते हैं, नित्य परमाणु रूप से और अनित्य कार्य रूप से। फिर अनित्य के 3 भेद हो जाते हैं, यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ बस आपको कि तेज के 2 भेद हो जाते हैं किसी और आचार्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, तर्क संग्रह के अनुसार। तेज का चिकित्सीय महत्व देखना है हमको। तो तेजात्मक द्रव्यों के सेवन से शरीर में दाह, पाक, प्रवाह, प्रकाशपन उत्पन्न होता है, क्योंकि पित्त के समान मान सकते हैं हम तेज यानी अग्नि को। ठीक है, तो ये सभी रोगों का कारण मंदाग्नि कहा गया है, इससे अग्नि का महत्व स्पष्ट होता है। ठीक है, अम्ल, लवण, कटु रसात्मक द्रव्यों में अग्नि के साथ क्रमशः पृथ्वी, जल और वायु की प्रधानता होती है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, तेज महाभूत कंप्लीट। अब हम बात करते हैं जल यानी कि आप महाभूत, जल महाभूत की। तो जो जल महाभूत होता है, आपत्त अभिसंबंधात जला, आपत्त विजाति से सम्मान सम्मान से रहने वाले द्रव्य को जल कहते हैं। आपत्त विजाति से याद रखना है, जल के पर्याय क्या होते हैं, आप, वारी, नीर आदि इसके पर्याय हो गए। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये देख लेते हैं अब हम। तो भिन्न आचार्यों के अनुसार देखना है कि जैसे तैत्तिरीय उपनिषद बोलते हैं कि उसके पहले वाले उस महाभूत से होती है, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद ने बोला कि जल की उत्पत्ति किससे होगी, अग्नि महाभूत से। न्याय और वैशेषिक ने बोला है कि उसी के परमाणु से होती है, जैसे जो महाभूत है तो उसके परमाणु से, जैसे कि जल महाभूत है तो जल परमाणु से हो गए। सांख्य योग दर्शन ने और आयुर्वेद के अनुसार उसकी तन्मात्रा से हो जाती है, जैसे कि जल की जो तन्मात्रा क्या होती है, रूप रस तन्मात्रा, तो रस तन्मात्रा से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, द्रवत्व है जल का लक्षण है, और कुछ यहाँ पे भी हैं वो रीड कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम इसके बाद हम इसके गुण देखते हैं कि इसमें 14 गुण हो जाते हैं प्रस्ताव के अनुसार। ठीक है, तो कौन से गुण है 14 ये देख लेना, रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व, स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, परत, अपरत, गुरुत्व और संस्कार, ये हमारे 14 गुण हो जाते हैं। जल का आभास और शुक्ल रूप होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। जो जल महाभूत होता है उसमें सत्व और तम गुण की प्रधानता होती है, ये तो याद रखना ही है आपको। जल महाभूत में सत्व और तम गुण की प्रधानता होती है। जल के भी भेद जैसे हमने अग्नि पढ़ा है उसी के हिसाब से है। ये रहे नित्य परमाणु रूप से, अनित्य कार्य रूप से और फिर अनित्य के भेद हो जाते हैं। ठीक है, अब हम जल के बारे में कुछ और चीजें पढ़ने वाले हैं। जल की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4, और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो देख लेते हैं। अम्ब, मरीच, मर और अप, इनके बारे में ऑब्जेक्टिव में या ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सूर्यमंडल के ऊपरी भाग में स्थित अवकाश में रहने वाले जल को अम्ब कहते हैं। सूर्यमंडल का ऊपरी भाग में स्थित अवकाश में रहने वाले जल को अम्ब। मरीची कैसे कहते हैं, अंतरिक्ष में स्थित जल को मरीची कहते हैं। है जल सूर्यमंडल और पृथ्वी के बीच होता है, अंतरिक्ष में स्थित होता है, सूर्यमंडल पृथ्वी के बीच मरीची जल होता है। मर धरती पर स्थित जल को मर कहते हैं, और अप यानी कि जो नीचे होता है, अप यानी कि नीचे, मर जो धरती पर है, मरीची जो धरती, पृथ्वी और हमारा जो सूर्यमंडल है उसके बीच होता है, और सूर्यमंडल के ऊपरी भाग में स्थित अवकाश में रहने वाले जल को अम्ब कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, पृथ्वी के भीतर स्थित जल को अप कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जल का चिकित्सीय महत्व पढ़ सकते हैं, जो आप रीड कर लेना एक बार। अब हमारा लास्ट महाभूत है पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत तत्र चित्रगंध हेतु, जो द्रव्य गंधत्व का समवायी कारण होता है उसे पृथ्वी कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति हो गई। और पृथ्वी के पर्याय क्या होते हैं, पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा और पृथ्वी, ये होती हैं। और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है पहले भी हमने भिन्न आचार्य के हिसाब से देखा है। तो तैत्तिरीय उपनिषद उससे पहले वाले महाभूत, तो यानी कि जो पृथ्वी है वो जल से। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने बोला है कि जो उसका परमाणु होता है जिस महाभूत का, उसी से उत्पन्न होती है। तो जैसे पृथ्वी महाभूत है तो पृथ्वी परमाणु से, सांख्य और योग दर्शन गंतन मात्रा से। ठीक है, और फिर इसकी लक्षण की बात करें हम, तो लक्षण में हम ये देख सकते हैं कि तो ये खरत्व है पृथ्वी का लक्षण होता है, ये वाला याद रखना है आपको कि खरत्व है यह पृथ्वी का लक्षण होता है। पृथ्वी में गुण भी 14 होते हैं, जैसे कि जो पिछले वाले महाभूत में थे हमारे। ठीक है, उसके हिसाब से ही इसमें भी हमारे गुण हो गए 14 ही। और इसके बाद पृथ्वी के भेद जैसे सबने बताया उसी के हिसाब से हैं। और इनके ऊपर एक और है कि पृथ्वी महाभूत में तम गुण की प्रधानता होती है। किसकी, तम गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, नित्य अनित्य कार्य कारण परमाणु रूप और कार्य रूप से भेद हो जाते हैं इसके। पृथ्वी का चिकित्सीय महत्व क्या है,
पार्थिव द्रव्य शरीर में उपजे संघात गौरव और स्थैर्य उत्पन्न करते हैं। पार्थिव द्रव्यों के सेवन से मांस मेद अस्थि धातु की वृद्धि होती है। मधुर अम्ल और कसार रसात्मक द्रव्य में पृथ्वी के साथ तिरमिसा जल अग्नि और वायु की प्रधानता होती है। ये इसका चिकित्सीय महत्व हो जाता है। पंचीकरण सिद्धांत कि पंचीकरण सिद्धांत क्या होता है। देखो सिंपल पहले हम समझते हैं कि पंचीकरण सिद्धांत होता क्या है। तो पंचीकरण सिद्धांत के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे कि आपको आकाश महाभूत का निर्माण करना है। तो आकाश महाभूत आएगा वो आपका कितने में आएगा, आधे भाग में आ गया, और आधे भाग में आपका क्या आ जाते हैं, अन्य महाभूत आ जाते हैं। ठीक है, अब जो अन्य महाभूत आएंगे ना उनमें सबका आधे के हिसाब से रेशो रहेगा, मतलब कि ये सब बढ़ जाएंगे 1/8 में। ठीक है, तो जो महाभूत बना वो आधे भाग में और अन्य महाभूत आधे भाग में रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लिखा क्या है ये देख लेते हैं। तो देखो पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार एक महाभूत दूसरे महाभूत से मिला हुआ है, इसे अन्योन अनुप्रवेश कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जिस महाभूत का निर्माण होना होता है उसमें उसका आधा सूक्ष्म महाभूत होता है। ठीक है, और शेष आधा भाग अन्य 4 सूक्ष्म महाभूतों का 1/8 भाग में होता है। ये क्या हो जाता है हमारा पंचीकरण सिद्धांत। अब हम बात करते हैं काल की कि काल की जो व्युत्पत्ति हो, जो काल शब्द है हमारा, तो उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो ककार और अकार यानी कि आ और आ तथा ली धातु के लकार से काल शब्द उत्पन्न हुआ है। का बड़ा आ और ला, इससे काल शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, काल क्या होता है, निरंतर गतिशील होता है और क्षण भर भी नहीं रुकता, इसलिए उसे काल कहते हैं। ठीक है, ये काल के बारे में हमने देखा कि काल शब्द की सबसे पहले हमने देखी कि व्युत्पत्ति कैसे होती है। आपको कोई सा भी कोटेशन इसमें याद नहीं रखना, सिर्फ आपको याद रखना कि ककार और आकार यानी कि आ तथा ली धातु के लकार से काल शब्द उत्पन्न हुआ है। और जो काल होता है वो निरंतर क्या होता है, गतिशील होता है, क्षण भर भी नहीं रुकता है, इसलिए उसे काल कहते हैं। काल के पर्याय की बात करें कि काल के पर्याय 2 होते हैं, भगवान और स्वयंभू, और भी हो सकते हैं पर ये 2 हमने यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, काल और स्वयंभू। काल के लक्षण क्या होते हैं। तो जो काल के लक्षण की अगर बात करें तो जो आपके अतीत आदि व्यवहार के असाधारण कारण को काल कहते हैं। वह एक है, विभु है और नित्य है। काल क्या होता है, एक है, विभु है और नित्य है। और अतीत आदि के असाधारण व्यवहार को क्या बोल रहे हैं कि अतीत यानी कि भूत आपका, वर्तमान काल और भविष्य काल, इनके व्यवहार के असाधारण कारण को क्या कह रहे हैं, अपन काल कह रहे हैं। ठीक है, काल के गुण। तो काल के गुण क्या है। काल में 5 गुण होते हैं, संख्या, पृथकत्व, विभाग, संयोग, परिमाण। ठीक है, ये पूछा जाता है तो अच्छे से याद रखना। देखो काल की संख्या 1 है, उपाधि भेद से काल के अनेक प्रकार होते हैं। ठीक है, परिमाण क्या है कि काल विभु होता है, उसका परिमाण महत्व। पृथकत्व, काल अन्य 8 कारणों से, कारण द्रव्यों से पृथक होता है। जो हमारे कारण द्रव्य 9 होते हैं उनमें काल आता है, वो अन्य 8 कारणों से भिन्न होता है। ठीक है, फिर हम बात करें इसकी संयोग और विभाग की। तो काल का भूतकाल से विभाग है, मतलब उससे दूर हो जाता है, और वर्तमान काल से वो क्या करता है, संयोग करता है। ठीक है, काल के भेद और देखें तो काल एक ही होता है, परंतु औपाधिक भेद से काल के अनेक प्रकार किए जा सकते हैं। जैसे चरक संहिता के अनुसार देखें अपन काल के भेद, तो काल के 2 भेद किए गए हैं चरक संहिता के अनुसार। एक होता है आपका नित्य काल और एक होता है आपका अवस्थिक काल। ठीक है, तो नित्य काल क्या होता है आपका कि जो क्षण, दिन, रात, माह, वर्ष इत्यादि के रूप में जो काल जाना जाता है उसे नित्य काल कहते हैं। यह काल ऋतु साधन की अपेक्षा करता है। और अपेक्षिक काल क्या होता है, विकार की अपेक्षा से अवस्थिक काल कहा गया है। ऐसा रोगी की अवस्था विशेष से रोग का ग्रहण होता है। उदाहरण जैसे कि वृद्धावस्था में बाती विकार का होना, बाल्यावस्था में तरुणावस्था, वृद्धावस्था, आम, पचमान, पक्वास इत्यादि से जिस कारण का ग्रहण होता है उसे अवस्थिक काल कहते हैं। काल के अन्य भेद भी आप देख सकते हैं, जैसे कि काल के 2 भेद होते हैं, चरक संहिता में वर्णित काल के अन्य 2 भेद, जो आपने ऋतुचर्या पढ़ी होगी या दिनचर्या पढ़ी होती है ना अपन ने, तब पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो दक्षिण संवत्सर के अयन भेद से 2 भेद होते हैं, संवत्सर आतुरावस्था, फिर संवत्सर के अयन भेद से 2 भेद, दक्षिणायन उत्तरायण। संवत्सर और आतुरावस्था के हिसाब से जो संवत्सर होता है वो दक्षिणायन या उत्तरायण होता है। काल के प्रधान ऋतु भेद से शीत, उष्ण और वर्षा होती है। ठीक है, और फिर कब प्रधान ऋतु के अनुसार शीत, उष्ण और वर्षा काल के ऋतु भेद से 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो आपकी 6 ऋतु होती हैं वो वाली बात कर लेंगे, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है,
और फिर हम बात करें इसी में काल ऋतु के अनुसार देख लीजिए, कल मास वेद से भी देख सकते हैं कि मास वेद से ये रहे आपके 12 प्रकार हो गए, ठीक है। ये आपका हो जाता है काल। फिर काल की अगर बात करें कि काल का चिकित्सा में क्या महत्व है, तो ठीक है, तो काल का चिकित्सा में काफ़ी महत्व माना जाता है कि जैसे अगर हम बात करें काल की कि चिकित्सा और स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से काल का आयुर्वेद में अत्यंत महत्व है। आयुर्वेदीय चिकित्सा में काल को अधिक महत्व दिया गया है। दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औसत, पंचकर्म सभी काल पर निर्भर करते हैं, मतलब कि समय सब कुछ। स्वास्थ्य रक्षण की दृष्टि से दिनचर्या और ऋतुचर्या का महत्व है। काल प्रभाव के अनुसार इन दोनों का वर्णन किया है। रोग निदान की दृष्टि से छठ क्रिया काल में भी महत्वपूर्ण है, संचय प्रकोप काल के अधीन है, ठीक है। जैसे कि ये आपके दोष होते हैं, वो कौन सी ऋतु में संचय प्रकोप और प्रशमन होता है, ये सब भी काल पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करें कि चिकित्सा निर्धारण में अवस्थित काल के अनुसार दोष विचार भी आवश्यक है। जैसे कि आपकी जो बाल्य अवस्था होती है, बाल्य अवस्था में कब कब दोष प्रधान होता है, तरुण अवस्था आती है वो पित्त की, और वृद्ध अवस्था में आपका वात की प्रधानता हो जाती है, ठीक है। और फिर अगर बात करें कि औसत सेवन काल में भी काल का महत्व है, तो आप ये सब भी एक बार रीड कर सकते हैं कि औसत सेवन काल में कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे ऋतु का नाम और औसत का ग्रह अंग देखते हैं। व्याधि की साध्यता असाध्यता में भी काल का विचार किया जाता है। व्याधि की साध्यता असाध्यता में काल का विचार किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा काल। काल के कुछ एग्जाम्पल भी आप लोग याद रख सकते हैं इधर से कि बात शोध दिवाली होता है, 10 साल पुराना गुल्म साध्य होता है ना। नेशा काल में श्वास रोग की वृद्धि होती है। ये सब एक बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका पूरा काल। इसके बाद आपकी दिशा, आत्मा और मन बाकी रह जाएंगे।